नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सभी। आज हम करने वाले हैं सीटीपी से संबंधित क्वेश्चन आंसर और ये जो है क्वेश्चंस होंगे आपके सीटेट पेपर 1 के, जो कि 28 जुलाई 2013 का पेपर का होगा। ठीक है, और इससे संबंधित हमने एक वीडियो ऑलरेडी सीटीपी का अपलोड कर दिया है, जिसे आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम है सीटेट पेपर 1 फरवरी 2026। तो शुरू करते हैं वीडियो को। शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है। तो देखिए, व्यक्तिगत भिन्नता क्या होता है। सबसे पहले तो ये जानेंगे। व्यक्तिगत भिन्नता यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंस। ठीक है, सभी बच्चे जो है एक समान नहीं होते हैं और सब में जो है अंतर होते हैं। ठीक है, जैसे कि शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक लक्षण में अंतर देखी जाती है। कुछ बच्चे जो है उनका रुचि सबका अलग अलग होता है। कोई हो सकता है किसी नृत्य में अधिक रुचि रखते हो, कोई गाने में अधिक रुचि रखते हो, कोई पढ़ने में रुचि रखते हो। ठीक है, सबका स्वभाव में भी जो है अलग अलग होता है। सीखने की क्षमता में भी अंतर होता है। कोई बच्चा जल्दी सीख लेता है, कोई बच्चा जो है धीमी गति से सीखता है। तो ये सभी भिन्नताएं जो पाई जाती है, इसमें इसे संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है। तो आपके ऑप्शन है सभी शिक्षार्थी के लिए समान स्तर की पाठ्यचर्या का अनुगमन करना। तो समान स्तर के पाठ्यचर्या यानी कि सेम लेवल का जो है सबके लिए पाठ्यचर्या हो, तो इसमें जो है बच्चों को दिक्कतें आएंगी। ठीक है, क्यों दिक्कतें आएंगी? क्योंकि सबका जो है सीखने की क्षमता जो है समान नहीं है, उसमें डिफरेंस है। कोई तेज गति से सीखता है, कोई जो है धीमी गति से सीखता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में सबके लिए सेम पाठ्यचर्या यानी कि जैसे खेल कूद है तो पाठ्यचर्या में सब कुछ आता है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होंगे। यहाँ पे पाठ्यक्रम की बात नहीं हो रही है, बल्कि पाठ्यचर्या की बात हो रही है। तो पाठ्यचर्या में जो है आपका जितने भी प्रोग्राम्स होने वाले हैं, जितने भी बच्चों के लिए गतिविधि कराई जानी है, उनका सिलेबस क्या होगा, सभी इसके अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, तो खेल में जैसे कि है कि सभी बच्चों को हो सकता है सब खेल में रुचि नहीं हो। ठीक है, तो ये डिफरेंस को जो है किस प्रकार से जो है विद्यालय इसमें सहयोग उपलब्ध करवा सकता है। तो समान पाठ्यचर्या देकर ये नहीं होगा। बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना, बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सेकेंड। बाल केंद्रित पाठ्यचर्या को पालन करना यानी का जो है अलग अलग जो रुचियाँ हैं उनको किस प्रकार से पूरा किया जाए, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करना और खुद से कार्य करके सीखने के उनके लिए जो है प्रेरित करना और साथ में उन्हें जो है अवसर उपलब्ध कराना। जैसे कि कोई बच्चा सिंगिंग में टैलेंट है तो उसके लिए जो है उससे जो है स्टेज मिल जाता है परफॉर्म करने के लिए, तो वो जो है उसमें और आगे बढ़ने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है बच्चों को जो है अवसर उपलब्ध कराया जाएगा, तो वे उस फील्ड में भी बहुत आगे चल जाएंगे। यदि और ऑप्शंस की बात करें तो शिक्षार्थी में व्यक्तिगत भिन्नताओं को समाप्त करने के लिए हर संभव उपाय करना। व्यक्तिगत भिन्नता को समाप्त करने के लिए गलत हो जाएगा। धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों को विशेष विद्यालय में भेजना। क्या जो धीमी गति से बच्चे सीखते हैं उन्हें अलग विद्यालय में यानी कि विशेष विद्यालय में भेजना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि जो NEP 2020 है ये समावेशी शिक्षा की बात करती है, जिसमें जो है सभी बच्चे जो धीमी गति से सीखने वाले बच्चे हैं या तेज बच्चे हैं या सामान्य बच्चे हैं या फिर दिव्यांग बच्चे हैं या फिर आर्थिक रूप से या सामाजिक रूप से पिछड़े बच्चे हैं, सभी बच्चों को एक साथ शिक्षा दी जानी चाहिए, ऐसा NEP 2020 में कहा गया है। ठीक है, तो ये अलग करने की बात ये तो एकदम से गलत ही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे राइट जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सेकेंड। बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना, ऑप्शन सेकेंड करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 17 देख लेते हैं। सततता और व्यापक मूल्यांकन डैश पर बल देता है। तो सततता और व्यापक मूल्यांकन किस पर बल देता है? आपके ऑप्शंस हैं बोर्ड परीक्षाओं के अन आवश्यकताओं पर। तो ये नहीं होगा आपका। सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर निरंतर परीक्षण। सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड या सुधारा जाए, इस पर। शिक्षण के साथ परीक्षाओं का सामंजस्य। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 3। सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए, इस पर जो है सतत और व्यापक मूल्यांकन बल देता है। ठीक है, यानी कि बच्चे जो सीख रहे हैं इस प्रकार इसे जो है अवलोकन करना, रिकॉर्ड करना और उसके पश्चात जो है इसमें किस प्रकार से सुधार किया जाए, क्या जो है उपचार इसके लिए दिया जाए ताकि बच्चों में सुधार हो सके, विभिन्न जो है तरीका को अपनाना, इस पर जो है जो व्यापक मूल्यांकन होती है ये इस पर बल देती है। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 3।
आगे बढ़ते हैं, विद्यालय आधारित आकलन। तो विद्यालय आधारित आकलन, यहाँ पे ऑप्शंस हैं, शिक्षार्थी और शिक्षकों को अगंभीर और लापरवाह बनाता है। तो विद्यालय आधारित आकलन जो है क्या शिक्षकों को अगंभीर और लापरवाह बनाता है? बिल्कुल भी नहीं, ये गलत हो जाएगा। बल्कि बच्चों को जो है यदि उनका आकलन किया जाए तो बच्चे जो है किस प्रकार से सीख रहे हैं, कहाँ जो है उन्हें दिक्कतें आ रही हैं, उनकी क्या आवश्यकता है, उनको क्या किन किन अवसरों की आवश्यकता है, ये सभी चीज़ों को जानने में मदद करता है। ठीक है, तो आकलन यहाँ पे शिक्षक को लापरवाह बनाता ही नहीं होगा, शिक्षार्थी और शिक्षक को लापरवाह यह नहीं बनाता है। शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम कर देता है। तो यानी कि शिक्षा बोर्ड की जो है जवाबदेही कम करने के लिए आधारित विद्यालय आधारित आकलन किया जाता है, ये भी गलत हो जाएगा। सार्वभौमिक राष्ट्रीय मानकों को प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करता है। सार्वभौमिक राष्ट्रीय मानकों को प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करता है, नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा, परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। बच्चे जो विद्यालय आधारित आकलन जो होते हैं, इससे बच्चे को जो है सीखने में और मदद मिलती है। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 4। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 19, सीखने की तत्परता डैश की ओर संकेत करती है। तो सीखने की तत्परता किसकी ओर संकेत करती है? आपके ऑप्शन हैं, थॉर्नडाइक का तत्परता का नियम, शिक्षार्थियों को सामान्य योग्यता स्तर, सीखने के सत्यातक में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर, सीखने के कार्य की प्रकृति को संतुष्ट करने। तो सीखने की तत्परता जो है यह सीखने के सत्यातक में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर की ओर संकेत करती है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे 3 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 20 है, एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं, निम्नलिखित में से उसके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा? तो देखिए विकलांग बच्चे हैं, यानी कि जो दिव्यांग बच्चे हैं, वो बच्चे जो है क्लास में है, शारीरिक रूप से वो विकलांग हैं, यानी कि हो सकता है उसे उन्हें जो है उनका जो है पैर में कुछ दिक्कत हो या हाथ में कुछ दिक्कत हो, उन्हें जो है या आंखों में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो उन्हें जो है शारीरिक रूप से जो है उन्हें प्रॉब्लम है, वो कुछ काम कार्य करने में सक्षम नहीं हो, जैसे कि चलने फिरने खेलने कूदने आदि में सक्षम नहीं हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिए गए हैं, उसका जो है उचित विकल्प आपको चुनना है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन है, शिक्षक को जो है इसमें क्या कहना सबसे उचित होगा? तो पोलियोग्रस्त बच्चे अब एक गाना प्रस्तुत करेंगे। तो क्या पोलियोग्रस्त जो बच्चे हैं वो गाना गा सकते हैं? वे जो है ठीक से बोल भी नहीं पाते हैं, तो वो कैसे गाना गाएंगे? ठीक है, तो ये तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, पहिया कुर्सी वाले बच्चे हॉल में जाने के लिए, तो देखिए यहाँ पे पहिया कुर्सी वाले बच्चे हॉल में जाने के लिए अपने समवयस्क साथी बच्चों से मदद ले सकते हैं, तो ये भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, और देखिए शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। और है, मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए आप अपनी बैसाखियों का प्रयोग क्यों नहीं करते? तो देखिए खेल के मैदान में जो है जाने के लिए बैसाखी का प्रयोग करने के लिए, ये भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, तो राइट जो हो जाएगा यहाँ पे वो हो जाएगा ऑप्शन 3, क्योंकि जो विकलांग बच्चे हैं उनके लिए सबसे अच्छा ये विकल्प होगा कि वे जो है उन्हें जो चलने फिरने में दिक्कत है, तो वो क्या करेंगे, कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। इससे उनका जो है मन भी लगेगा, ऐसा नहीं हो, ऐसा उनको गिल्ट फील नहीं होगा कि हम जो है खेल नहीं पाते हैं वहीं, क्योंकि दूसरे बच्चे खेल रहे होंगे और उन्हें खेलने को नहीं मिलेगा, तो ऐसा उनके अंदर जो है गिल्टी फील नहीं होगा, और वे जो है वहाँ पे बैठ के कुछ ऐसी गतिविधियाँ कर सकते हैं, खेल सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला है क्वेश्चन 21, डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। तो किसके अतिरिक्त जो है सभी जो है कारण बताइए जिससे जो है अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है, यानी कि किससे जो है अधिगम अक्षमता नहीं आती है? तो यहाँ पे देखिए आपके ऑप्शन है, सांस्कृतिक कारक, सेरेब्रल डिसफंक्शन, संवेगात्मक विघ्न, व्यवहारगत विघ्न। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सांस्कृतिक कारक। ठीक है, क्या सांस्कृतिक कारक से जो है अधिगम अक्षमता आती है? अधिगम अक्षमता का मीनिंग क्या होता है, अधिगम अक्षमता होती क्या है, सबसे पहले ये जान ली। अधिगम अक्षमता यानी कि
सीखने में जो है बच्चे सक्षम नहीं हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की जो प्रॉब्लम होती है बच्चों में क्यों आती है? तो क्या ये सांस्कृतिक कारक से आती है? बिल्कुल भी नहीं आएगी। सांस्कृतिक कारक से तो बच्चे जो है अपने संस्कृतियों को सीखते हैं, व्यवहार को सीखते हैं। ठीक है, तो ये उसके लिए जो है और अच्छी मानी जाती है। इससे जो है और वो बहुत कुछ सीख रहे होते हैं। इससे अधिगम अक्षमता यानी कि सीखने की क्षमता से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम इससे नहीं आती है। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे 1 हो जाएगा। और बाकी ऑप्शंस को देखा जाए तो सेरेब्रल डिस्फंक्शन यानी कि सेरेब्रल डिस्फंक्शन जिनका जो है मस्तिष्क में प्रॉब्लम होता है उन्हें जो है सीखने में दिक्कतें होती है। संवेगात्मक विघ्न यानी कि जैसे कि इमोशनली जो है कुछ बच्चे जो है बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, कंट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के बच्चों को जो है सीखने में कठिनाई होती है। व्यवहारागत विघ्न भी नहीं होगा। ठीक है, तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 1 होगा, सांस्कृतिक कारक। अगला है क्वेश्चन 22, एक समावेशी विद्यालय। तो समावेशी विद्यालय कैसा होता है? समावेशी शिक्षा के बारे में मैंने अभी भी आपसे बताया था। एक ऐसी शिक्षा जहाँ पे सभी बच्चे, जिसमें जो है आपके दिव्यांग बच्चे, सामान्य बच्चे या आर्थिक या सांस्कृतिक रूप से या सामाजिक रूप से पिछड़े बच्चे, ठीक है, सभी बच्चे जो है एक साथ नियमित विद्यालय में पढ़ते हैं, उसे हम लोग समावेशी शिक्षा कहते हैं। और जो भी दिव्यांग बच्चे होते हैं, जैसे कि मंदबुद्धि बच्चे होते हैं, उन्हें जो है कुछ कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है। जैसे दृष्टिबाधित बच्चे हैं जो आंखों से नहीं देख पा रहे हैं, उनके लिए ब्रेल लिपि उपलब्ध कराना। जो श्रवण बाधित बच्चे हैं जो कानों से सुन नहीं सकते हैं, उनके लिए कुछ विजुअल्स जैसे कि वीडियोज़ वगैरह दिखाना, सांकेतिक भाषा वाला वीडियो दिखाना। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि वो चीज़ों को समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये जो है विद्यालय में ये सभी उपलब्ध कराया जाना चाहिए, इसे हम लोग समावेशी शिक्षा कहते हैं। तो समावेशी विद्यालय क्या हुआ? जहाँ पे समावेशी शिक्षा दिया जाता है। तो एक समावेशी विद्यालय, यहाँ पे ऑप्शंस देख लेते हैं, ऑप्शंस में क्या है। तो ऑप्शंस है आपके शिक्षार्थियों के निर्योग्यता के अनुसार उनकी सीखने की आवश्यकताओं को निर्धारित करता है। तो देखिए, निर्योग्यता के अनुसार नहीं होगा, योग्यता के अनुसार बच्चे में क्या योग्यता है उसके अनुसार उनकी चीज़ों की आवश्यकताओं को पूरा कराना। ठीक है, तो ये यहाँ पे नहीं होगा। शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। यानी कि वे जो है बच्चों की क्या क्षमता है इसकी परवाह न किए बिना उनका जो है अधिगम परिणाम यानी कि सीखने का जो उनमें जो है किस प्रकार से सीखेंगे, इन चीज़ों को सुधार करने के लिए जो है प्रतिबद्ध होता है। तो हो सकता है और ऑप्शन देख लेते हैं। शिक्षार्थियों के मध्य अंतर करना और विशेष रूप से सक्षम बच्चों के लिए कम चुनौतीपूर्ण उपलब्धि लक्ष्य निर्धारित करना, बिल्कुल भी नहीं, ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। बच्चों में अंतर नहीं करना है तो ये यहाँ पे डिफरेंस करना है, ये गलत हो जाएगा। और दूसरा यहाँ पे ये बोला गया है कि विशेष रूप से जो सक्षम बच्चे हैं उनके लिए कम चुनौतीपूर्ण उपलब्धि लक्ष्य निर्धारित करना, बल्कि जो अधिक सक्षम बच्चे होते हैं उनके लिए जो है अधिक चुनौतीपूर्ण उपलब्धि लक्ष्य निर्धारित किया जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी नहीं होगा। अगला ऑप्शन है आपका विशेष रूप से योग्य शिक्षार्थियों के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए विशिष्ट रूप से प्रतिबद्ध होता है। तो क्या सिर्फ विशेष रूप से जो योग्य शिक्षार्थी हैं उनके अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए ये जो है विशिष्ट रूप से प्रतिबद्ध होता है? नहीं, बल्कि सभी बच्चों का। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सेकेंड, कि शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए यह प्रतिबद्ध होता है। उनकी जो आवश्यकताएं हैं और वो किस प्रकार से सीख सकते हैं, इस पर विशेष रूप से एक समावेशी विद्यालय कार्य करता है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड। ओके, नया है चैनल पर तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनका भी एग्जाम अच्छा जा सके। ठीक है, तो आते हैं प्रश्न पर। क्वेश्चन 23 देख लेते हैं। प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को, तो देखिए प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को यहाँ पे ऑप्शन से अधिगम निर्योग्य नहीं कर सकते। तो जो प्रतिभाशाली शिक्षार्थी होते हैं क्या उन्हें जो है अधिगम निर्योग्य नहीं कर सकते? क्या ये राइट हो जाएगा? नहीं, ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते। और देखते हैं शिक्षक के बिना अपने अध्ययन को व्यवस्थित कर लेते हैं। तो क्या प्रतिभाशाली शिक्षार्थी जो है बिना शिक्षक के ही पढ़ लेंगे, बिना उन्हें जो है कोई ट्यूटर की आवश्यकता नहीं होती है? क्या उन्हें कोई गाइडेंस की आवश्यकता नहीं होती है? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनमें टैलेंट होती है, उन्हें जो है अवसर की आवश्यकता होती है। ठीक है, यदि उनका जो टैलेंट है उसी के अनुरूप उन्हें जो है सुविधाएँ आवश्यकताएँ उनकी पूरी की जाए,
और अवसर उन्हें दिया जाए तो बहुत आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो शिक्षक के बिना ही जो है वो पढ़ लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। और दूसरा ऑप्शन है अनेक शिक्षार्थियों के अच्छे मॉडल बन सकते हैं। तो अनेक शिक्षार्थियों के अच्छे मॉडल बन सकते हैं। तो मॉडल बनना, यदि वो कुछ बनेंगे तभी तो उनको लोग फॉलो करेंगे। ठीक है, तो मॉडल बन सकते हैं, लेकिन कुछ होंगे तब बन जाएंगे, उसके बाद ही ना। तो यहाँ पे राइट आंसर ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर देखिए यहाँ पे क्या होगा, सहयोग की विद्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते। ठीक है, तो विद्यालय में जो है इस प्रकार जो बच्चे होते हैं, प्रतिभाशाली बच्चे हैं, उनके लिए सभी विद्यालय जो है इस प्रकार से जो उनकी जो आवश्यकता है उसका पूर्ति नहीं कर पाता है, उसकी जो आवश्यकता है उसको उपलब्ध वो नहीं करा पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सेकेंड ही राइट होगा ऑप्शन के अनुसार से। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 24 देख लेते हैं। डैश के कारण प्रतिभाशालीता होती है। तो किसके कारण जो है प्रतिभाशालीता होती है? आपके ऑप्शंस है मनोसामाजिक कारकों के कारण से, आनुवांशिक रचना, वातावरणीय अभिप्रेरणा, 2 और 3 का संयोजन। यानी कि 2 और 3 यानी कि आनुवांशिक रचना और वातावरणीय अभिप्रेरणा के कारण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन 2 और 3 का बात हो रही है। ठीक है, तो ऑप्शन 2 में है आपकी आनुवंशिक रचना, ऑप्शन 3 में है वातावरणीय अभिप्रेरणा। ठीक है, तो क्या होगा राइट आंसर? ये यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 4। ठीक है, क्योंकि जो बच्चों में जो प्रतिभाशालीता होती है वो आनुवंशिकता और वातावरण दोनों इसका जो है दोनों के कारण से होता है। ठीक है, दोनों जो है इसमें इसका जो है, तो बच्चे की प्रतिभाशालीता होने के पीछे जो है आनुवंशिकता और वातावरण का मुख्य भूमिका होता है, उन दोनों का जो है उसमें प्रभाव होता है। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 3, 2 और 3 का संयोजन। अगला है बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त है? तो देखिए बच्चों में सीखने और सुनने के लिए, ठीक है, अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त है? तो देखिए बच्चे कैसे सीख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये आपसे पूछा गया है। तो आपके ऑप्शंस हैं उन्हें जो है एक्चुअल में किस प्रकार की वातावरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए ताकि वो आज़ादी से सीख सके। वहाँ पे जो है कोई अनुशासन की कठिनता नहीं हो, कोई कठोर अनुशासन के लिए जो है उन्हें फोर्स नहीं किया जाए और लचीलापन हो, ठीक है, और साथ में जो है टीचर का गाइडेंस हो और इस प्रकार से जैसे कि बाल केंद्रित शिक्षा में होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है बच्चे अच्छे से सीख पाते हैं। हालांकि ऑप्शंस को देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपसे पूछा गया है कि बच्चों के सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए कौन से उपयुक्त है। ऑप्शन है शिक्षार्थियों को यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है, एक लंबे समय के लिए निष्क्रिय रूप में सुनना, निष्क्रिय रूप में सुनना नहीं होगा, ठीक है, और है निरंतर गृह कार्य देते रहना। निरंतर गृह कार्य देने से बच्चे जो है और परेशान होंगे तो उन्हें पढ़ने में इंटरेस्ट और घटेगी। ठीक है, सीखने वाले द्वारा व्यक्तिगत कार्य करना, ये भी नहीं होगा, व्यक्तिगत कार्य से सिर्फ नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट 1। ठीक है, शिक्षार्थियों को यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। तो बच्चों को जो है यदि छूट दे दिया जाए यानी कि खुद से कार्य करके सीखना, ठीक है, बच्चों को जो है यदि खुद से कार्य करके सीखने के लिए आज़ादी दे दी जाए तो वो जो है नए नए चीज़ों का नवीनता का खोज करते हैं, नए नए चीज़ों को खोजते हैं और अब नए नए चीज़ों को सीख रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है और उन पर जो है अनुशासन को लेकर जो है कठोरता नहीं होना चाहिए ताकि वो जो है आसानी से सीख सके। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट है 26, गतिक कौशलों में अधिगम नियोग्यता डैश कहलाती है। तो यहाँ पे गतिक कौशल की बात हो रही है। आपके ऑप्शंस हैं डिस्फ्रेजिया, डिस्प्रेक्सिया, डिसकैल्कुलिया, डिसलेक्सिया। ठीक है, तो गतिक कौशल, ठीक है, गतिक कौशल यानी कि बच्चों का जो है, तो सबसे पहले गतिक कौशल क्या है ये जाने। गतिक कौशल जो है जिसमें बच्चे जो हैं अपने खेलना, कूदना, चलना फिरना, ठीक है, ये सभी चीज़ें आती हैं। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं ग्रॉस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल, ठीक है, जिसमें फाइन मोटर स्किल जैसे कि छोटे कार्यों को करना, उंगलियों से करना, जैसे कि बटन लगाना और बटन लगाना, ठीक है, इस प्रकार छोटे छोटे जैसे कि हाथों से लिखना, ये सभी जो है आपका हो जाएगा
फाइन मोटर स्किल, ठीक है। उसी प्रकार से ग्रॉस मोटर स्किल की बात करें जिसमें जो है बच्चे कूदते हैं, खेलते हैं, ठीक है, ये सभी चीज़ें आते हैं, ठीक है। तो गति कौशल में जो है अधिगम निड्योगता, ठीक है, यानी कि बच्चों में जो है इन चीज़ों की कमी है, तो ये क्या कहलाती है? तो आपके ऑप्शन है डिस्प्रेजिया, डिस्प्रेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया, डिसलेक्सिया। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डिस्प्रेक्सिया, ठीक है। ऑप्शन सेकंड राइट हो जाएगा। डिसकैल्कुलिया, यदि बच्चे जो हैं गणित के सवालों को या नंबर से संबंधित सवालों को नहीं कर पाते हैं तो उन्हें डिसकैल्कुलिया नामक जो है विकार होती है। उसी प्रकार से डिसलेक्सिया, जिसमें बच्चे जो है पढ़ने में सक्षम नहीं होते हैं, उन्हें जो है पढ़ते समय जो है जैसे बी को डी पढ़ते हैं, ठीक है, इस प्रकार से जो है उल्टा पढ़ना, उल्टा लिखना, ये सभी जो है डिसलेक्सिया है, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट है अधिगम निर्योग्यता। तो देखिए यहाँ पे अधिगम निर्योग्यता क्या है, यानी अधिगम निर्योग्यता यानी कि बच्चे जो है सीखने में सक्षम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन है समुचित निवेश के साथ सुधार योग्य नहीं होती। क्या ये जो है सुधारा नहीं जा सकता? बच्चा जो सीखने की जो क्षमता है, क्या इसमें सुधार नहीं किया जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं, सुधार किया जा सकता है। तो ये गलत है। यह एक स्थिर अवस्था है। क्या यह एक स्थिर अवस्था है? क्या इसे बदला नहीं जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं, इसे बदला जा सकता है। तो ये भी नहीं होगा। एक चर अवस्था है। जरूरी नहीं कि कार्य पद्धति की हानि करे। तो क्या अधिगम निर्योग्यता जो है जरूरी नहीं कि कार्य पद्धति की हानि करे? यहाँ पे ये भी गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन 3। एक चर अवस्था है, यानी कि इसे जो है सुधार किया जा सकता है यदि बच्चों में जो है ऐसा कुछ देखा जा रहा है कि वो जो है सीखने में सक्षम नहीं है, उन्हें सीखने में कठिनाई आ रही है, तो उसका सुधार किया जा सकता है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 3, ये चर अवस्था है। अगला है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण है। तो किसके अतिरिक्त जो है समस्या समाधान की प्रक्रिया है? तो समस्या कोई है तो उसको समाधान करने के लिए उसका जो है एक प्रक्रिया होती है, उसका जो है चरण होते हैं, ठीक है। तो कोई भी समस्या के लिए जो है सबसे पहले तो आप समस्या को जानते हैं, उसको पहचानते हैं, फिर उसको सॉल्व करने के लिए जो है उसके उपाय ढूंढते हैं, उसे जो है छोटी छोटी हिस्सों में बांटना, फिर उससे संबंधित जो भी हल हो सकते हैं उसे खोजना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शंस है आपका जो है परिणामों की आशा करना, समस्या का पहचान, समस्या को छोटे हिस्सों में बांटना, संभावित युक्तियों को खोजना। तो किसी भी समस्या के समाधान की प्रक्रिया के चरण है किसके, इस डैश के अतिरिक्त पूछा गया है, कौन सा जो है ये समस्या समाधान के चरण नहीं है। तो क्या परिणामों का आशा करना यह एक समस्या समाधान का प्रक्रिया है? बिल्कुल भी नहीं, यही यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि परिणाम क्या होगा, इसका जो है पहले से आशा करके बैठे हैं, तो क्या आप जो है समस्या को समाधान करने में लगे हुए हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे ये आंसर यहाँ पे राइट नहीं होगा, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 1। बाकी जो तीनों दिए गए हैं ये सभी जो है समस्या समाधान प्रक्रिया के चरण है, ठीक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन 29, एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? आपके ऑप्शन है व्याख्यान पर अधिक ध्यान देना चाहिए और ज्ञान के लिए आधार उपलब्ध कराना चाहिए। तो व्याख्यान पर यानी कि लेक्चर पर अधिक ध्यान देना चाहिए। आपके ऑप्शन है दूसरा, शिक्षार्थियों द्वारा दी गई त्रुटियों को एक भयंकर भूल के रूप में लेना चाहिए और प्रत्येक त्रुटि के लिए गंभीर टिप्पणी देना चाहिए। क्या बच्चे जब गलतियां करते हैं, त्रुटियां करते हैं, तो क्या यह उनकी भयंकर भूल होती है? बिल्कुल भी नहीं। तो क्या एक शिक्षक को इसे भयंकर भूल के रूप में लेना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। और प्रत्येक त्रुटि के लिए गंभीर टिप्पणी देना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। तो ये ऑप्शन गलत होगा यहाँ पे। बल्कि जब भी बच्चे जो हैं गलतियाँ करें, त्रुटियाँ करें, उन्हें जो है सुधार करने के लिए कहना और ये कहना कि इससे जो है किस प्रकार से सुधारा जा सकता है, ठीक है। उन्हें जो है वहाँ पर हेल्प करना, इसका फोल्डिंग देना होता है, ठीक है। दूसरा है शिक्षार्थी कितनी बार गलती करने से बचता है, इसे सफलता के माप के रूप में लेना चाहिए। तो क्या बच्चे जो हैं, तो शिक्षार्थी कितनी बार गलती करने से बचता है, इसे सफलता के माप के रूप में लेना चाहिए? नहीं। बच्चे यदि गलती करते हैं तो उन्हें करने देना चाहिए, उससे भी वो सीख रहे होते हैं। जैसे आपने सुना भी होगा, इंसान गलती करके ही सीखता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से बच्चे जब पढ़ रहे होते हैं तो बहुत सारी गलतियाँ होती हैं, ठीक है। तो बच्चे जो है जब गलतियाँ करेंगे तो उन्हें फिर से उसे सुधारा जाएगा और उन्हें बताया जाएगा कि किस प्रकार से जो है उन्हें
किसी समस्या को हल करना है या किसी गणितीय सवाल को हल करना है, ठीक है, तो वे जो है उसमें सुधार करेंगे। तो ये यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। और देख लेते हैं, जब शिक्षार्थी विचारों को, तो देखिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, जब शिक्षार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हो तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए। तो क्या यहाँ पे राइट हो जाएगा? बिल्कुल राइट होगा। इसलिए राइट होगा क्योंकि बच्चे जो हैं उनका जो विचार है वो वहाँ पे साझा कर रहे होते हैं, तो उनमें आप सुधार करने जाएंगे तो वो अपने विचारों को वहाँ पे नहीं रख पाएंगे। वो क्या बोलना चाहते हैं इससे जो है वो हट जाएंगे, और वे जो है आप यानी कि जो भी शिक्षक बोलेंगे उसी में हाँ में हाँ मिला देंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है। जब बच्चे जो है अपने विचारों को बता रहे हों, कुछ प्रश्न पूछ रहे हों, तो उसमें जो है उन्हें जो है ठीक करने का कोशिश नहीं करना चाहिए शिक्षक को, बल्कि उनकी पूरी बातों को पहले ध्यान से सुन लेना चाहिए, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 4। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 30। सीमा परीक्षा में A+ ग्रेड प्राप्त करने के लिए अति इच्छुक है। तो देखिए सीमा जो है परीक्षा में A+ ग्रेड प्राप्त करने के लिए अति इच्छुक है जब वो परीक्षा भवन में दाखिल होती है, यानी कि जब वो परीक्षा देने जाती है, परीक्षा भवन में जाती है तथा परीक्षा प्रारंभ होती है, परीक्षा जब शुरू हुई, ठीक है, तो वो अत्यधिक नर्वस हो जाती है। तो नर्वस हो जाती है, ठीक है, यानी कि वो घबरा जाती है, ठीक है। तो उसके पाँव ठंडे पड़ जाते हैं, तो वो जो है घबरा जाती है, उसके पाँव ठंडे पड़ जाते हैं और उसके हृदय की गति यानी कि धड़कन बहुत तेज हो जाती है और वह उचित तरीके से उत्तर नहीं दे पाती। इसका मुख्य कारण हो सकता है। तो सीमा जो है एक विद्यार्थी है, वो अपने परीक्षा देने गई है। परीक्षा हॉल में जब वो जाती है तो वहाँ पे अत्यधिक नर्वस हो जाती है, वे जो है वहाँ पे घबरा जाती है, उसके पाँव ठंडे पड़ जाते हैं, उसकी हृदय की धड़कन बहुत तेज हो जाती है और वो जो है इस कारण से सही से जो प्रश्न के उत्तर नहीं दे पाती है, ठीक है। तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? आपके ऑप्शंस हैं, शायद वो अकस्मात संवेगात्मक आवेग का सामना नहीं कर सकती, शायद वो अपनी तैयारी के बारे में बहुत आत्मविश्वासी नहीं है। तो क्या उसका जो है वो जो तैयारी करके गई थी उससे वो जो है उसके बारे में बहुत आत्मविश्वासी नहीं है, ये नहीं होगा। शायद वह इस परीक्षा के परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचती है, परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचती है। वो वहाँ पे परिणाम के बारे में नहीं सोच रही थी, वो हालांकि वो चाहती थी कि मुझे A+ ग्रेड मिले, लेकिन वो वहाँ पे जो है परिणाम के बारे में नहीं सोच रही थी, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा। निरीक्षक शिक्षिका को जो ड्यूटी पर है वह उसकी कक्षा अध्यापिका हो सकती है और वह स्वभाव में बहुत कठोर है। तो शिक्षिका से डर करके ऐसा हुआ होगा? बिल्कुल भी नहीं। देखिए उसे जो है इस कारण से हुआ क्योंकि वे जो है जो इमोशनल चेंजेस जो हुआ वो वहाँ पे उसको जो है फेस नहीं कर पाई, यानी कि शायद वो अकस्मात जो अचानक से संवेगात्मक आवेग का सामना जो है वो नहीं कर सकती, ठीक है। तो ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, ठीक है। तो हमने जो है CTP के इस पेपर का क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है, जो कि 2013 का प्रश्न पत्र का था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, कमेंट करें, और यदि आप पिछले वीडियोज़ को अभी तक आपने नहीं देखा है तो पिछले वीडियोज़ को भी ज़रूर देख ले। प्लेलिस्ट में जाकर सीटेट पेपर 1 फरवरी 2026 नामक प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोज़ को देख लें। बहुत बहुत धन्यवाद।